हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं हमारे इंडियन इको का चैप्टर नंबर 6 जो कि है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन फॉर्मलाइजेशन के बारे में। सो एम्प्लॉयमेंट के बारे में इस चैप्टर में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। डेटा के बारे में बात करेंगे। तुम सब डरते हो कि अरे डेटा है डेटा, ये सब कराऊंगी, टेंशन मत लो। वन शॉट लेक्चर है बट डिटेल्ड वन शॉट है जिसमें पूरी चीज मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। और भाई तुम सब ना अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। मुझे एक बार एक कमेंट कर रहा है बच्चा, मैम आप पूरे चैप्टर का वन शॉट क्यों करा रहे हो? अरे भाई पूरा चैप्टर आएगा तो पूरा ही कराऊंगी ना। मेरे वन शॉट का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें आधी चीजें करा दूं आधी छुड़वा दूं, नहीं। मैं हर चीज कराऊंगी, डिटेल में कराऊंगी, लेकिन हाँ इस तरीके से कराऊंगी कि कम टाइम में सारे का सारा तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। वन शॉट का ये मतलब नहीं होता है कि आधा करा दिया आधा छुड़ा दिया। सब समझाऊंगी, सब कराऊंगी, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेनी है, पूरी चीज बस मेरे साथ करते जाओ। अपने नाम की अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में और मुझे बस इतना प्रॉमिस करो कि मेरा वन शॉट का ये मतलब है कि तुम भी वन शॉट में देख रहे हो। तुम ये प्रॉमिस करोगे कि पूरा का पूरा वन शॉट एक बार में देखोगे, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि तुम भी पूरे का पूरा वन शॉट एक बार में देखो, एक बार में बैठ के पूरा चैप्टर खत्म करो। उसके बाद अपनी थोड़ी सी स्टडी करो, बुक से पढ़ो, नोट्स पढ़ो, ठीक है। बाकी मेरे नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज हैं, इंस्टाग्राम पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, सब डालते रहते हैं। हर जगह फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे। एंड तुम्हारे नाम की अटेंडेंस के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एम्प्लॉयमेंट का इंडियन इको चैप्टर 6 वन शॉट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर। इस एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में कुछ एक तो डेफिनेशंस हैं, जैसे कि वर्कर की डेफिनेशन है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की डेफिनेशन है, ठीक है। एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन है। तो वो डेफिनेशंस तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अलॉन्ग विद दैट इस चैप्टर में दिया जाता है आपको कुछ एक डेटा कि अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसी है, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो जो डेटा है वो आपको याद नहीं करना होता है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा 4 नंबर में कि मुझे डेटा बताओ एम्प्लॉयमेंट का, इंडिया चाइना पाकिस्तान का। द क्वेश्चन विल नॉट आस्क दैट। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपको वो डाटा दे देगा और बोलेगा उस डाटा का आप क्या कीजिए, एनालिसिस कर दीजिए हमारे लिए। अब वो एनालिसिस करना तुम्हें आना चाहिए। वो एनालिसिस के लिए आई विल हाईली सजेस्ट तुम मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखना, वहां मैंने बताया है। बट वो जो एनालिसिस है उसमें आपको ना अलग अलग पॉइंट्स लिखने होते हैं। दो चीजें होती है एनालिसिस में ना, एक तो नंबर वन जो डेटा है ना, जो टेबल में दे रखा है, उसी टेबल को ना तुम्हें पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना होता है एज इट इज, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताएगा कि एनालिसिस किस बेस पे करना है, रूरल अर्बन के बेस पे करना है, मेल फीमेल के बेस पे करना है, स्किल्ड अनस्किल्ड या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसके बेस पे करना है, ईयर के बेस पे करना हो सकता है। तो तुम ना जो बेसिस क्वेश्चन ने दे रखा होगा उसी बेसिस को उठाओगे और उसके बेसिस पे एनालिसिस करोगे। और दूसरी चीज, उसके साथ साथ कुछ एक आपको देने होंगे रीजन, जैसे कि विमेन यहाँ पर कम क्यों है, मेल यहाँ पर ऐसा क्यों है, रूरल में ऐसा क्यों है, अर्बन में ऐसा क्यों है, सर्विस सेक्टर में ऐसा क्यों है। तो वो कुछ एक रीजन, एक आधा रीजन भी आपको साथ में देना होगा, ठीक है। अब वो जो रीजन है उसके लिए बुक पढ़ लो, पढ़ सकते हो तो। अदरवाइज अगर तुम मेरी वीडियो भी सुन लेते हो तो मैं समझाऊंगी ना, समझाते समझाते रीजन बताऊंगी ना, वो रीजन दिमाग में बिठा लेना, नोट्स में लिख लेना, वही रीजन लिख कर आ जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। सो मेजरली वो डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन इसमें से आता है। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है विमेन से रिलेटेड, कि विमेन की एजुकेशन यहाँ पर ऐसी क्यों है, विमेन की अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, एम्प्लॉयमेंट क्यों है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो विमेन रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। यही दो मेजर क्वेश्चन बनते हैं, तो अब ये चीज ध्यान रख लेना। साथ में चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले डेफिनेशन एक मेरे पास आती है वर्कर की, कि भैया ये वर्कर कौन है, ये वर्कर कौन होता है। सो बहुत सिंपल डेफिनेशंस है, जल्दी जल्दी मैं कराती जाऊंगी, तुम करते जाना। तो वर्कर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में कहीं भी बैठ के पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है, उस इंसान को वर्कर बोला जाएगा। जो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है अपना घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए, ठीक है। वर्कर जो है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होते हैं किसी भी देश में। अलग अलग तरीके के वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो भी इंसान चाहे डायरेक्टली, यहां से हमारे वर्कर की डेफिनेशन आती है, जो भी इंसान प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी इंसान गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, जो भी इंसान इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पैसा कमा रहा है घर चलाने के लिए, हर उस इंसान को वर्कर बोला जाएगा।
हर उस इंसान को वर्कर बोला जाएगा। इसीलिए जो हाउसवाइफ्स है वो इसके अंदर काउंट नहीं करी जाती, इवन दो वो दिन रात काम करती है, पर क्योंकि क्योंकि वो पैसा नहीं कमा रही, उनको पैसा नहीं दिया जाता ना काम करने का, तो उन जैसों को नहीं काउंट किया जाता, इवन दो वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक है कि भैया तुम पैसा कमाओगे तो वर्कर कहलाओगे, वरना तुम्हें वर्कर नहीं बोला जाएगा, फिर चाहे तुम कितनी ही दिहाड़ी करते रहो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो वर्कर अब समझ आ गया कौन है, बट वर्कर में ना इंक्लूड कौन-कौन होता है? हर एक तरीके का इंसान, हर एक तरीके की लेबर जो है ना, वो वर्कर में इंक्लूड होती है, ठीक है? पर वर्कर में कौन-कौन आता है? कोई भी इंसान जो किसी एम्प्लॉयर के पास जाके नौकरी कर रहा है, कोई भी इंसान जो किसी एम्प्लॉयर के पास जाके नौकरी कर रहा है, वो एक वर्कर होता है। पर क्या सिर्फ वही वर्कर होता है? नहीं, और भी बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे लोग वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। कौन-कौन आता है? पहला तो यही हो गया कि जो नौकरी कर रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके की नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, तो तुम वर्कर हो। और कौन है? और कौन है? अगर तुम अपने खुद की दुकान खोल के बैठे हो, अपनी खुद की तुम्हारा दुकान है, सैलो है, ठीक है, किराने की दुकान है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, खुद से अपने किसी के है ना जूते वगैरह साफ कर रहे हो, किसी की रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हो, व्हाटएवर, मैं खुद से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा छोटा बिजनेस हो, छोटी दुकान हो, मैं बिलियनियर हूँ, इफ आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आई एम वर्किंग, इवन देन आई एम अ वर्कर। आगे चलते हैं। वो इंसान जो टेम्परेरीली एब्सेंट है काम से, मैं काम तो कर रही हूँ, मैं को पूरे साल भर के लिए नौकरी तो मिली हुई है, या मैं पूरा साल भर अपना बिजनेस तो चला रही हूँ, लेकिन मैंने बीच में 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, 2 हफ्ते की छुट्टी ली है, बीमारी की वजह से, इंजरी की वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से, बैड वेदर, फेस्टिवल, किसी भी चीज की वजह से, तो भी मैं वर्कर कहलाऊंगी कि मैं पूरा साल एम्प्लॉयड तो हूं, पर बीच में 2 हफ्ते की छुट्टी ली है किसी भी रीजन से, तो मुझे ऐसा नहीं बोला जाएगा मैं 2 हफ्ते अनएम्प्लॉयड थी, उन 2 हफ्तों में भी मैं एम्प्लॉयड, मैं वर्कर कहलाऊंगी। ठीक है। अगला, दोज हु हेल्प द मेन वर्कर, अगर मैं मेन वर्कर हूं, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, तो तुम भी वर्कर कहलाओगे। ठीक है। इट मीन्स दैट ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वॉट एवर कैपेसिटी आर वर्कर। तो इन शॉर्ट वही आ गया भैया, चाहे तुम डायरेक्टली काम कर रहे हो या तुम इनडायरेक्टली काम कर रहे हो, है ना, बस पैसा कमाना आना चाहिए। अगर पैसा कमा रहे हो तो तुम वर्कर हो, फिर चाहे तुम जॉब कर रहे हो, चाहे तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे तुम टेम्परेरी छुट्टी पे हो, चाहे तुम मेन वर्कर की हेल्प कर रहे हो, इन ऑल द केसेस तुम वर्कर कहलाओगे। ठीक है। ऑल दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन वर्क, वेदर फॉर अदर्स, पेड या फिर अपने आप के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सारे ही वर्कर कहलाएंगे। तो टाइप ऑफ वर्कर क्या क्या हुए? एक तो हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड, एक हो गए हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हुए? हु अर्न्स देयर लिविंग फ्रॉम एनी इंडिपेंडेंट परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अपोज्ड टू अर्निंग अ लिविंग वर्किंग फॉर अ कंपनी और अनदर इंडिविजुअल। कहते हैं किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो? इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद से चला रहे हो, तो तुम एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो। क्या हो तुम? वर्कर हो। किस कैटेगरी के? सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के वर्कर हो तुम, अगर तुम किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए काम कर रहे हो। इसके अंदर सबसे पहले तो बिजनेसमैन आ गए। अब बिजनेसमैन अकेला है, या वो पार्टनरशिप में है, या वो पूरी कंपनी है, तो वो सारे बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, हर कोई वर्कर हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं या गिग वर्कर हैं, तो भी आप वर्कर हैं। गिग वर्कर, फ्रीलांसर टाइप कौन लोग होते हैं? जैसे कि आप पकड़ लो उबर के जितने भी ड्राइवर हैं, जोमैटो के, या फिर है ना जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ऑल ऑफ दीज कंपनीज, क्विक कॉमर्स डिलीवरी कंपनीज, इनके जितने भी राइडर्स हैं, ये सारे के सारे लोग कौन है? गिग वर्कर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ना इनको ऐसा नहीं बोल रखा कि तुम्हें महीने के एंड में फिक्स 30,000 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपनी बोलती है तुम रोज आओ, रोज के रोज मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी, तुम दिन के 50 ऑर्डर करोगे तो 50 का पैसा, दिन के 10 ऑर्डर करोगे तो 10 का पैसा, छुट्टी है तो कोई पैसा नहीं। तो ये है गिग वर्कर, टेक्निकली अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जब आना है आओ, जब नहीं आना है मत आओ, जब 50 ऑर्डर करने हैं करो, नहीं करना है मत करो, अपने आप से अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। पैसा कोई कंपनी दे रही है, पर ये कंपनी के टर्म्स पे नहीं, अपनी टर्म्स पे चल रहे हैं, तो इनको गिग वर्कर बोला जाता है। सिमिलर टाइप ही होते हैं फ्रीलांसर्स भी, ठीक है, जो कि अब लेट्स से मैं किसी से वेबसाइट बनवाऊं और उसको बोलूं मेरी वेबसाइट बना के दे दे, मैं 10,000 रुपए दूंगी, तो वो अपनी टीएनसी के अकॉर्डिंग जब उसका दिल करे वो काम करके दे देगा, तो दैट इज अ फ्रीलांसर। ठीक है। सिमिलरली डॉक्टर्स, एक्टर्स, लॉयर्स, ये सब लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। मेरे जैसे टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई आपको है ना ट्यूशन टीचर है आपके घर के आसपास, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं।
हायर्ड वर्कर कौन है? जो सिंपल सी बात है, जो किसी की नौकरी कर रहे हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं, अपने एम्प्लॉयर की टीएनसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एम्प्लॉयर टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर इनको क्या देगा? एक फिक्स सैलरी देगा महीने के एंड पे, जो इनके अकाउंट में आ जाएगी और उसको अपनी सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं, ठीक है? इनका खुद का कुछ नहीं है, ये जाते हैं सर्विसेज देके आ जाते हैं। काम को किसको मिल रहा है? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर सामान बना के आगे बेचेगा, ठीक है? तो इनका खुद का कुछ नहीं है, फिक्स टीएनसी होती है, फिक्स सारा कुछ होता है। तो हायर्ड वर्कर कौन है? हायर्ड वर्कर कौन है? एम्प्लॉयड वर्कर है, जो किसी और के लिए काम कर रहा है और बदले में उसको सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है? जो किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और को प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा है और बदले में उसको सैलरी मिल रही है। अगर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करेगा तो हायर्ड वर्कर होगा। डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोल ले तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैं अपना खुद का ट्यूशन सेंटर चला रही हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैं किसी और के ट्यूशन सेंटर में जाके पढ़ाने लग जाऊं तो मैं हायर्ड वर्कर हूँ। सो ऑल इट डिपेंड्स ऑन मैं खुद का कर रही हूँ, किसी और का। टीचर मैं अभी भी हूँ, टीचर मैं तब भी हूँ। डॉक्टर अभी भी हूँ, डॉक्टर तब भी हूँ। किसी और के अंडर किया तो हायर्ड वर्कर, अपना किया तो सेल्फ एम्प्लॉयड। हो गई बात? समझ आ गई? खत्म हो गई बात, ठीक है? अब हायर्ड वर्कर दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एक होते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स। इन दोनों का मतलब क्या है? एक होते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और दूसरे मेरे पास क्या होते हैं? हमारे कैजुअल वर्कर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहली चीज तो तुम्हें ना नाम सुन के ही बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। ये लाइन मेरे को लगता है थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, चलो पहले तो लाइन को ही सीधा कर लेते हैं, है ना? पहले तो लाइन को सीधा कर लेते हैं, मुझे लग रहा है ज्यादा ही टेढ़ी बन गई है। अभी सही लग रही है? अभी काफी बेटर है। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स में क्या डिफरेंस है? रेगुलर सैलरीड वर्कर्स जो होते हैं यूजुअली ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई कर रखी है और ये लोग यूजुअली ऑफिस वगैरह में जाके काम करते हैं। कैजुअल वर्कर्स वो लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी, ज्यादा स्किल्ड लोग नहीं है और सिंपल जो है ना, जो लेबर हमारी होती है, जिन्होंने पढ़ लिख नहीं रखा होता, जो नॉर्मली क्या करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में जाके काम करते हैं। जो फैक्ट्रीज वगैरह में जाके काम करते हैं, ये वो लोग होते हैं। जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते हैं, इनकी एक फिक्स सैलरी होती है जो इनको पूरा महीना मिलती है। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, इनके डेली बेसिस पे होती है। आप जिस दिन काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इनकी फिक्स्ड हॉलीडेज होती हैं, जैसे हर महीने में सैटरडे संडे की छुट्टी है, पर सैटरडे संडे का पैसा तो मिलेगा। इनका ऐसा कुछ नहीं होता। इनको अगर छुट्टी नहीं, इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि महीने में 30 दिन है तो 30 में से तुमने 15 दिन काम किया तो 15 का ही पैसा मिलेगा। यहाँ पर क्या है, महीने में 30 दिन है, 2 छुट्टी, 5 छुट्टी, 10 छुट्टी ली है, पर पैसा पूरे महीने का मिलेगा, ठीक है ना? अच्छा, इनके केस में क्या होता है, इन इन लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इन लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, ये सब मिलता है। ये सब इनको नहीं मिलता, ठीक है? ये लोग अपने यूनियन भी बना सकते हैं। जैसे यार मेरा एक ऑफिस है, मेरे ऑफिस में हम 15 लोग हैं, हम अपना यूनियन बना सकते हैं, क्योंकि 15 लोग रोज सेम जगह पे आएंगे, रोज वहीं पे लंच करेंगे, डिनर करेंगे साथ में, रोज गप्पे मारेंगे, तो हमारी दोस्ती भी होगी। हम यूनियन बना सकते हैं और 15 के 15 मिलके अपने बॉस को बोल सकते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ वरना हम छोड़ देंगे, ठीक है ना? बट ये ऐसा भी नहीं कर सकते, ये लोग ऐसा भी नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोगों को गवर्नमेंट से भी अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि ये फिक्स है ना, ये फिक्स है ना, सारा साल सेम ही जगह पे काम कर रहे हैं ना, तो सरकार भी आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये कहाँ पे जा रहे हैं। इनका पैसा भी अकाउंट में आता है, इनका पैसा भी कैश में होता है, तो सरकार भी इनका सपोर्ट कर सकती है, ठीक है? इनके पास वो भी नहीं है। अच्छा, इनके पास सिक्योरिटी है, इनको ऐसा नहीं है कि भैया आज काम मिला, कल काम नहीं मिला, है ना? इनके पास सिक्योरिटी है कि पूरे महीने का पैसा मिलेगा। अच्छा, अगर नौकरी से निकाल भी रहे हैं, तो भी इनको दूसरी नौकरी फट से मिल जाती है और ऐसा नहीं होता कि आज रखा, कल निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। इनकी जॉब सिक्योर होती है, इनके पास ये चीज़ भी नहीं होती है, ठीक है? तो मेजरली रेगुलर वर्कर्स के पास वो सब होता है, कैजुअल के पास ये सब नहीं होता है, ठीक है? तो रेगुलर सैलरीड वर्कर कौन हुआ? जिनको एक रेगुलर बेसिस पे, एक परमानेंट बेसिस पे नौकरी मिली है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह इनको मिलता है, पेंशन मिलती है, ठीक है? इनकी ये सारी एग्जांपल हो गए कि टीचर, डॉक्टर, है ना? इनका बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि ये यूनियन बना सकते हैं और ये नियरली 22% है हमारे देश की वर्कफोर्स के, जो कि बहुत ही ज्यादा कम नंबर है, ठीक है? जो कि बहुत ही ज्यादा कम नंबर है।
दूसरे आते हैं कैजुअल वर्कर्स, ये वो लोग हैं जिनको किसी ने परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं कर रखा, ठीक है, जिनको किसी ने परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं कर रखा, कोई पेंशन वेंशन इनको नहीं मिलती, कोई छुट्टी का पैसा इनको नहीं मिलता, ये अपने ट्रेड यूनियन नहीं बना पाते, तो इनका स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर नहीं होता, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, और ये नियरली 25% ऑफ द वर्कफोर्स में आते हैं, ठीक है। तो रेगुलर वर्कर्स कौन हो गए, ये सारे, उनके पास ये सब मिलेगा, कैजुअल वर्कर्स को ये सब मिलेगा, ठीक है। तो 25% ये हो गए, 22% ये हो गए, बाकी के हमारे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। अच्छा, तुम बोलोगे सेल्फ एम्प्लॉयड इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर नौकरी नहीं है, एग्रीकल्चर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड में काउंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब बस नंबर्स आ गए मेजरली, ठीक है ना, नंबर्स की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, बाय जेंडर अगर मैं देखूं तो मेल और फीमेल दोनों ही 50-50% है ना। मतलब देखो, मैं राउंड ऑफ करके तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि आधी जनता हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आधी जनता हमारे देश की, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से आधे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेजरली सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों है, क्योंकि यार 2/3 तो हमारी एग्रीकल्चर में है, सॉरी 2/3 पता नहीं 3/4 समथिंग लाइक दिस, वो तो एग्रीकल्चर में है, और एग्रीकल्चर सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है, ठीक है ना। अच्छा, कैजुअल वर्कर्स कितने हैं, 24% मेल, 27% फीमेल। रेगुलर वर्कर्स कितने हैं, 24% मेल और 21% फीमेल। अब फीमेल जो है वो कैजुअल में ज्यादा है, रेगुलर में कम है। मेल का कैजुअल और रेगुलर ऑलमोस्ट सेम है। वुमेन के साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि कैजुअल वर्कर है, तुमने देखा होगा यार, वुमेन ना दिहाड़ी मजदूरी करती है। वुमेन ना कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके देखना, तुम्हें वुमेन भी मिल जाएगी, बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखना, यू विल फाइंड वुमेन। क्यों, अच्छा मैं रीजन बता रही हूँ, तो ये रीजन को दिमाग में रखना। जैसे एग्रीकल्चर वाज वन रीजन, सो दैट तुम ये पेपर में लिख सको। अच्छा, विमेन अब कैजुअल में क्यों है, रेगुलर में क्यों नहीं है, बिकॉज अब देखो, जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन एरिया में होता है ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, है ना। और जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है ना, उसमें सैलरी थोड़ी अच्छी होती है, सैलरी इतनी होती है कि सिर्फ मेल की सैलरी से घर चल सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैजुअल की, जो यूजुअली रूरल एरिया में होता है, उसमें सैलरी इतनी अच्छी होती ही नहीं है कि सिर्फ एक आदमी की सैलरी से घर चल जाए। वेजेस नॉट सैलरी, वेजेस इतनी अच्छी होती ही नहीं है कि सिर्फ आदमी की वेजेस से घर चल जाए। तो वहां पे विमेन ऑल्सो हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट, सो इवन विमेन हैव टू डू द कैजुअल लेबर वर्क, सो दैट दोनों पैसा कमा सके और दोनों के पैसे से फिर घर फाइनली चल सके, ठीक है जी। सो दैट इज वाई विमेन इज फाउंड मोर इन द कैजुअल वर्क। प्लस यू कैन ऑल्सो से कि जो रेगुलर है उसके लिए एजुकेशन चाहिए होती है, जो विमेन को नहीं मिलती है, विमेन इज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, है ना। सो इसलिए भी थोड़ा रेगुलर में विमेन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, रूरल वर्कर्स में और अर्बन वर्कर्स में हम देखें तो ओके, नाउ यू सी द डिफरेंस। रूरल एरिया में 58% ऑफ पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल इज 29%, और रेगुलर तो है ही नहीं, सिर्फ 13% है। बहुत ऑब्वियस बात है, रूरल एरिया में कोई एमएनसी नहीं बैठी है, कोई बड़ा कॉर्पोरेट नहीं बैठा है, रूरल एरिया में कोई आपको बड़ी ऑफिस की बिल्डिंग वहां नहीं दिखने वाली है। रूरल एरिया में क्या दिखेगा आपको, एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से 58% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। बचे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स, वो सारे रूरल एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में काम करते हैं। अर्बन एरिया में देखो 47% आर द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, क्योंकि एमएनसीज भी दिखेंगे, कॉर्पोरेट्स भी दिखेंगे, बड़े ऑफिस बिल्डिंग भी दिखेंगे। पूरा गुड़गांव जाके देखो, पूरा गुड़गांव जाके देखो, साइबर हब बना हुआ है, कॉर्पोरेट एरिया बना हुआ है। पूरा नोएडा देख लो, पूरा दिल्ली एनसीआर पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, पूरा तो नहीं, चलो काफी मेजर दिल्ली एनसीआर, आप दिल्ली पकड़ लेते हैं हम। बॉम्बे देखो, बैंगलोर देखो, हैदराबाद देखो, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी हब्स बने हुए हैं, आईटी हब्स बने हुए हैं, ठीक है, आईटी पार्क्स बने हुए हैं। तो वो सारे क्या है, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। कैजुअल बहुत ही कम है, कैजुअल बहुत ही कम है यार, कौन सा दिहाड़ी मजदूर तुम्हें वहां दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है ना। और बाकी के क्या है, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में भी क्यों है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों है, क्योंकि एक तो शॉपकीपर्स हो गए, है ना। अरे भाई, बड़े बड़े लोग हैं, पर छोटे छोटे बड़ी बड़ी मार्केट्स भी तो हैं, छोटी छोटी मार्केट्स हैं ना, जो फैली हुई हैं, पूरा दिल्ली भरा हुआ है मार्केट से। तो वहां जितने भी सारे शॉपकीपर्स हैं वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड है, जितने भी वहां पे फड़ी वाले लोग हैं वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। तो इसलिए वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली मेरे पास डेफिनेशन आती है लेबर फोर्स की। अगली डेफिनेशन मेरे पास क्या आती है, लेबर फोर्स की। तो लेबर फोर्स की डेफिनेशन देखो, वो लोग जो काम कर रहे हैं, वो लोग जो काम करना चाहते हैं, उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो लेबर फोर्स बन जाएगी। यानी कि वो लोग जो एम्प्लॉयड हैं प्लस वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगी मेरी
लेबर फोर्स बन जाएंगे। समझ आई बात? वर्कर तो मैं बोल रही सिर्फ उसको जो काम कर रहा है, वर्कर तो सिर्फ वो इंसान था जो काम कर रहा था, सिर्फ एम्प्लॉयड वाला। पर अगर मैं उसमें अनएम्प्लॉयड भी जोड़ दूं तो वो बन जाएगी मेरे देश की पूरी लेबर फोर्स। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे पूरे 150 करोड़ लोगों में से, पूरे 150 करोड़ देशवासियों में से कितने लोग हैं जो काम कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं जो बाकी के बचे हुए लोगों का पेट भर सकते हैं, उनको पैसा कमा के दे सकते हैं। कितने लोगों पे मेरा पूरा देश डिपेंडेंट है। लेट्स से अगर ये 50 करोड़ का नंबर है तो 150 में से सिर्फ 50 करोड़ लोग जो हैं इस लायक हैं जिनको बाकी के 100 करोड़ का पेट भी भरना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? सो लेबर फोर्स क्या होती है? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड का टोटल कर दिया जाए तो लेबर फोर्स आएगी। ऑल द पीपल हु आर वर्किंग, कोई भी जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड या तो वर्किंग है, एम्प्लॉयड है, या फिर वो काम कर तो नहीं रहे पर काम ढूंढ रहे हैं और काम करने को तैयार हैं, तो उन दोनों को मिला के लेबर फोर्स बनती है। ठीक है ना? तो एम्प्लॉयड वाले और अनएम्प्लॉयड वाले दोनों को मिला के लेबर फोर्स बनती है। ठीक है जी? सो इट इज द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है जी? अगर हम, अच्छा दूसरा क्या तरीका है? टोटल पॉपुलेशन जो मैं हूं, जो मेरी है, टोटल पॉपुलेशन मेरी, एक तरीका तो क्या है, एक तरीका क्या है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड का प्लस कर दो तो लेबर फोर्स निकल के आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, मेरी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से मैं वो लोग माइनस कर दूं हु डू नॉट वांट टू वर्क, जो काम करना ही नहीं चाहते, या फिर हु कांट वर्क, जो काम कर ही नहीं सकते। मैं अगर उन सभी लोगों को माइनस कर दूं टोटल पॉपुलेशन में से तो भी मेरा क्या निकल के आ जाएगा? लेबर फोर्स निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब कौन लोग काम नहीं करना चाहते? तुम बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई करना चाहते हो, काम नहीं करना चाहते। हाउसवाइफ है, घर पे रहना चाहती है, बाहर काम नहीं करना चाहती है। ठीक है? कौन काम नहीं कर सकता? तुम बीमार हो, हैंडीकैप हो, बुढ़े हो, है ना, अनस्किल्ड हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुम काम कर ही नहीं सकते हो। ठीक है ना? तो फिर तुम उस कैटेगरी में आओगे। अगर मैं इन सबको हटा दूं टोटल पॉपुलेशन में से तो भी लेबर फोर्स आ जाएगी। ठीक है? सो पूरी पॉपुलेशन में से किसको माइनस कर दो? जो अनफिट लोग हैं, बूढ़े हैं, हैंडीकैप हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते, जो काम करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, इनको माइनस कर दो तो भी लेबर फोर्स आ जाएगी। लेबर फोर्स क्या है? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना? इसी को हम टेक्निकली वर्कफोर्स सा भी बोल देते हैं। मतलब जितने टोटल एम्प्लॉयड लोग हैं, जितने टोटल एम्प्लॉयड लोग हैं, इन्हीं को मैं अपनी वर्कफोर्स बोलती हूँ। कोई भी इंसान जो एम्प्लॉयड है उस इंसान को मैं क्या बोलूंगी? वर्कर। वर्कर्स के टोटल को क्या बोलूंगी? वर्कफोर्स। ठीक है ना? कोई भी इंसान जो काम कर रहा है उसको क्या बोलूंगी? वर्कर है। वो वर्कर क्या है? एम्प्लॉयड है। और सारे एम्प्लॉयड लोगों के टोटल को अगर मैं पकड़ लूं तो उसको क्या बोलूंगी? वर्कफोर्स बोलूंगी। उसको क्या बोलूंगी? वर्कफोर्स बोलूंगी। वो लोग जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको मैं वर्कफोर्स बोलूंगी। कोई भी काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जॉब है, फ्रीलांस है, गिग वर्कर है, बिजनेस है, ये है, वो है ना, बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, रेगुलर वर्कर है, कैजुअल वर्कर है, एनी वन हु इज वर्किंग इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड अ वर्कर। और उन सब वर्कर का टोटल करके बनेगा वर्क फोर्स। ठीक है? तो वर्कफोर्स हम मतलब क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल। ठीक है? अब मुझे पता है एम्प्लॉयड पीपल प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स। एम्प्लॉयड को ही मैं वर्क फोर्स बोल रही हूँ। तो अगर मैं लेबर फोर्स में से ये माइनस कर दूं तो अनएम्प्लॉयड आ जाएगा। तो अगर मैं लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दूं तो मैं अनएम्प्लॉयड पीपल की काउंटिंग कर सकती हूँ। ठीक है? चलें आगे। अगला है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक ये लास्ट ही डेफिनेशन है जो कि क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशो की डेफिनेशन। वर्कर पॉपुलेशन रेशो मुझे ये बताती है कि मेरे पूरे देश में से कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है? मैं क्या करूंगी? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड लोग जो हैं, उसको डिवाइड करूंगी अपनी टोटल पॉपुलेशन के साथ। लेट्स से अगर काम करने वाले 50 करोड़ लोग हैं और मेरे टोटल पॉपुलेशन है 150 करोड़, तो 50 अपॉन 150 यानी कि 1/3 आ गई मेरी क्या? वर्कर पॉपुलेशन रेशो। क्या आ गई? वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो आ गई। कितनी आ गई? 1/3। यानी कि
यानी कि मेरे पूरे देश में जितने भी लोग हैं, हर 3 लोगों में से कोई एक इंसान काम कर रहा होगा। हर 3 लोगों में से कोई एक इंसान काम कर रहा होगा, ठीक है? इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 33.3% लोग ऑलमोस्ट जो है मेरे देश में काम कर रहे होंगे। ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे पूरे देश की जो जनता है, वो 1/3 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। पूरे देश की जनता का पेट भरना, उनको ज़िंदा रखना, पूरे देश की इकोनॉमी को चलाना, इस सब का ज़िम्मा 1/3 1/3 लोगों के ऊपर है। बाकी के 2/3 लोग वो हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी हैं कि वो काम नहीं कर सकते या काम करना नहीं चाहते, उनको हमें घर बिठा के खिलाना पड़ेगा। और सिर्फ ये 1/3 लोग ही हैं जिनके ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी ज़िम्मेदारी है। ऐसा हमें कौन बताता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताती है, ठीक है? तो ये क्यों हम यूज़ करते हैं? यूज्ड टू एनालाइज़ द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है? इन अ कंट्री, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बाय द टोटल पॉपुलेशन। मतलब उसको मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है ना? सो अगर मैं ये फ़ॉर्मूला लगाऊँ तो मुझे ये फ़ॉर्मूला लगा के क्या पता चलता है कि मेरे टोटल देश में फॉर एवरी 100% 38.6% आर वर्कर्स इन इंडिया। मतलब जैसे मैं 33% कह रही थी, हमारे देश में कितने 30 38 तो नहीं है, हमारे देश में इट्स नॉट 38। नहीं, ये 38 नहीं होगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ टोटल, देखो मेरे पास मतलब जो इस टेबल में जो नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर्स करेक्ट होंगे। आप इस टेबल वाले नंबर्स को जो है रेफर करना। तो हमें इस टेबल से देखने को मिलता है कि हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशो 2017-18 में कितनी थी? टोटल अगर मैं देखूँ 34.7% थी, ठीक है? वही मैंने तुम्हें अप्रॉक्स बताया कि अप्रॉक्स 33, अप्रॉक्स 1/3 ऑफ जो हमारी जनता है, वो काम कर रही है। यानी हर 3 में से 1 इंसान काम कर रहा है और बाकी के 2 इंसानों को उसको बिठा के खिलाना पड़ेगा, ठीक है जी? सो ये मेरे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। अर्बन एरिया में मैं देखूँ 33% लोग काम करते हैं, रूरल एरिया में मैं देखूँ 35% है। यहाँ भी 34 मान लो, यहाँ पे 35 मान लो। ओवरऑल देखें तो 34.7% लोग जो हैं हमारे देश के, वो काम कर रहे हैं, ठीक है? 1/3 लोग जो है काम कर रहे हैं। अब देखो तुम्हें इसका एनालिसिस कैसे करना है। तुम क्या लिखोगे? फॉर एवरी 100 पीपल 34.7% आर वर्किंग इन इंडिया, ठीक है? अर्बन एरिया में अब देखो तुमने यहाँ पे पॉइंट वाइज भी तुम बता सकते हो अगर नॉर्मल एनालिसिस करने को बोला है। अदरवाइज वो तुम्हें क्या बोलेगा? किसी एक बेसिस पे बताओ। अब यहाँ पे बेसिस क्या हो सकता है? रूरल अर्बन हो सकता है, मेन विमेन हो सकता है, या ईयर, इसमें तो चलो एक ही ईयर है, कई बार ईयर वाइज भी हो सकता है। अगर उसने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एनालाइज दिस डेटा, एनालाइज द टेबल। सो तुम क्या करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एक पॉइंट बनाओगे मेन का और एक पॉइंट बनाओगे विमेन का, ठीक है? और उसमें बोलोगे कि मेन जो है रूरल एरिया में इतना है, अर्बन एरिया में इतना है, टोटल इतना है। विमेन जो है रूरल में इतनी है, अर्बन में इतनी है, टोटल इतनी है, ठीक है? और फिर तुम बताओगे ये सब लिखकर अपने कंक्लूजन कि रूरल एरिया में ऐसा क्यों है, अर्बन एरिया में ऐसा क्यों है, विमेन ऐसी क्यों है, मेल ऐसे क्यों है, ठीक है? अगर मैं विमेन में देखूं, विमेन में सिर्फ 16% विमेन जो है वो काम कर रही है, लेकिन मेल 52% जो है काम कर रहे हैं। यानी आदमी, जितने भी आदमी है हमारे देश में, उनमें से आधे आदमी काम कर रहे हैं। पर औरत, जितनी भी औरतें हैं पूरे देश में, 1/4 भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 1/5 से भी कम हुआ है ना, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 16% औरतें जो है हमारे देश में काम कर रही हैं, विच क्लियरली शोज कि विमेन को पढ़ाया नहीं जाता, विमेन को बाहर भेजा नहीं जाता, विमेन को बस शादी करा के घर बिठा दिया जाता है सो दैट दे कैन बी हाउसवाइफ, दे कैन टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, एंड विमेन को एक्चुअल में काम करने का मौका नहीं दिया जाता। बट स्टिल इफ यू सी, रूरल एरिया में ज्यादा विमेन काम कर रही है, अर्बन एरिया में कम विमेन काम कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में मेन की सैलरी ज्यादा है, सो दे कैन टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, बट रूरल एरिया में मेन की वेजेस बहुत कम है, सो इवन विमेन हैज टू स्टेप इन एंड विमेन हैज टू वर्क ताकि घर चलाया जा सके दोनों के पैसे से, ठीक है? ओके जी, तो ये कुछ एक चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है? एजुकेशन में तुम देखो, मैनी डू नॉट गो टू स्कूल इन द रूरल एरिया, ठीक है? विच इज वाई रूरल एरिया में थोड़ा अलग सिस्टम है, अर्बन एरिया में अलग सिस्टम होगा, ठीक है? मेल वर्कर बहुत ज्यादा है, विमेन रूरल एरिया में ज्यादा है, ठीक है?
विमेन जो है रूरल एरिया में ज्यादा है, इट हैपन बिकॉज पीपल इन रूरल एरिया कैन नॉट स्टे एट होम ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अंडर एस्टिमेशन विमेन वर्कर की होती है, क्यों? क्योंकि विमेन टेक्निकली तो सारा दिन घर पे काम कर रही है, पर क्योंकि उनको उसके लिए पे नहीं किया जाता तो इसलिए उनको वर्कर नहीं माना जाता। टेक्निकली तो विमेन सारा दिन घर का काम कर रही है, टेक्निकली तो मैंने जितना देखा है विमेन मेन से भी ज्यादा काम कर रही होती है। मतलब मेन को तो संडे की छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी है, रात को छुट्टी है, बट विमेन हैज टू वर्क सुबह मेन से पहले उठना और रात को मेन के बाद सोना, है ना, क्योंकि उनका घर का काम इतना ज्यादा होता है। बट उनको काउंट नहीं किया जाता वर्कर में बिकॉज दे आर नॉट पेड फॉर दैट, राइट? सो दे आर नॉट काउंटेड एज अ वर्कर। ओके, चले आगे। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। अब अगेन ये सारा डेटा है विच यू हैव टू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, लर्निंग कुछ भी तुम्हें नहीं करनी है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का हमें बताया है, रूरल अर्बन का बताया है, मेल फीमेल का हमें बताया है। तो इसमें टोटल 3 बेसिस हैं, इंडस्ट्री वाइज, प्लेस वाइज, जेंडर वाइज। तीनों में से किसी के बेस पे भी क्वेश्चन जो है तुम्हें पूछ सकते हैं कि इसके बेस पे बताओ, इसके बेस पे बताओ। तुम्हें उसी स्पेसिफिक चीज के बेस पर जो है आंसर करना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है, अगर पहले मैं रूरल अर्बन की बात करूं तो अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर है ही नहीं, सिर्फ 6% है, पर रूरल एरिया में 60% लोग जो हैं एग्रीकल्चर में है। वहीं पे रूरल एरिया में सर्विस सेक्टर है ही नहीं। यार कौन सी आईटी कंपनी बैठी है रूरल में? नहीं बैठी ना। 60% जो है कहाँ है सर्विस सेक्टर? अर्बन एरिया में। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में बैठे हैं सारी आईटी कंपनीज, सारे हमारे जैसे ट्यूशन सेंटर्स हो गए, सारे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, है ना, स्कूल्स हो गए, जितने भी लोग सर्विस दे रहे हैं सारे अर्बन एरिया में बैठे हैं। रूरल एरिया में कुछ नहीं है, कोई बड़ा स्कूल नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, ट्यूशन सेंटर नहीं है ना, आईटी कंपनीज नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके की अगर तुम्हें सर्विस चाहिए you have to go to urban area, you do not have that facility in rural area। तो रूरल एरिया में सर्विस सेक्टर है ही नहीं, सिर्फ 20% है, अर्बन एरिया में 60% है। अर्बन एरिया में इंडस्ट्री भी ज्यादा है, फैक्ट्रीज वगैरह अर्बन एरिया में ही ज्यादा है, रूरल एरिया में कंपैरेटिवली कम है। ठीक है जी। मेल फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल जो है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अगेन जो विमेन है बाहर तो उनको कहीं भेजा नहीं जाता। मतलब दो चीज है विमेन की, एक तो रूरल एरिया में ज्यादा काम कर रही है क्योंकि एक की सैलरी से घर नहीं चलता, दोनों को करना पड़ता है। अर्बन एरिया में ये सिस्टम नहीं है, तो अर्बन एरिया में विमेन घर बैठ सकती है ना। दूसरी चीज, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर ही जब ज्यादा होगा तो इसलिए विमेन भी एग्रीकल्चर में ही होगी। तीसरी चीज, एग्रीकल्चर तुम कर रहे हो अपनी फैमिली के फार्म पे। अब तुम फैमिली के फार्म पे तो फैमिली अलाउ कर देगी ना तुम्हें जाना, कहीं बाहर जाना अलाउ नहीं करेगी, इसलिए विमेन यहीं पे काम कर रही है। अर्बन एरिया में क्या होता है कि फैमिली फार्म तो होते नहीं है, तुम्हें जाना पड़ता है ऑफिस, वहां पर जो है विमेन को काम करने दिया नहीं जाता। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में विमेन ज्यादा है। दूसरी चीज, इंडस्ट्री में तो बहुत ही कम है बिकॉज वहां पे तो सारा है ना, थोड़ा सा वो काम होता है, सामान उठाना, ईंटें उठाना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सब तो उसमें थोड़ी ताकत चाहिए होती है, तो वो मेल सूटेबल है ज्यादा। ठीक है, फीमेल सूटेबल कम है। एंड तीसरा है आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आजकल विमेन जो है वो भी बढ़ रही है बिकॉज अब हमें पता ही है कि पढ़ाई लिखाई में अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है, तो एटलीस्ट अर्बन एरिया में विमेन जितनी भी काम कर रही है सारी सर्विस में ही कर रही है। अर्बन एरिया में विमेन कोई भी कंस्ट्रक्शन में तो नहीं करेगी, है ना। रूरल एरिया की विमेन करेगी तो प्राइमरी में करेगी, अर्बन एरिया की करेगी तो सर्विस सेक्टर में करेगी। ठीक है, मेल की अगर बात करी जाए तो मेल का जो है सबसे ज्यादा तो प्राइमरी में ही है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा पॉपुलेशन ही रूरल एरिया में है, ज्यादा पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में है, तो वहां भी ज्यादा एग्रीकल्चर है। ठीक है ना, फिर इंडस्ट्री में कम है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब एलपीजी आया था, लिबरलाइज प्राइवेटाइज ग्लोबलाइज हुआ था 1991 में, उसके बाद से तुमने देखा होगा चैप्टर 3 में, क्रिटिकल अप्रेजल में भी हम पढ़ते हैं हमारी लॉप साइडेड ग्रोथ हुई है ना। तुमने पढ़ा होगा ना, हमने क्या बोला था, हमारी LOP, लोप साइडेड ग्रोथ हुई है, जिसका क्या मतलब था कि 1991 एलपीजी के बाद हमारा एक ही सेक्टर बढ़ा है, वो है इंडस्ट्री, वो है सर्विस सेक्टर, सॉरी। ठीक है, वो कौन सा है? सर्विस सेक्टर। तो लॉप साइडेड ग्रोथ हुई है, सिर्फ सर्विस सेक्टर हमारा बड़ा है, इसीलिए सर्विस सेक्टर में मेन भी ज्यादा है, वुमेन भी ज्यादा है कंपैरेटिवली। और रूरल में क्यों है, प्राइमरी में क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ही वहां पर ज्यादा है, दैट इज वाई। ठीक है, तो ओवरऑल तुम देख सकते हो 44% लोग एग्रीकल्चर में, 24 इंडस्ट्री, 31 सर्विस सेक्टर। ठीक है, अच्छा उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी जॉबलेस ग्रोथ हुई है, हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ हुई है, तो सर्विस सेक्टर बड़ा तो है, पर सर्विस सेक्टर में आज भी एम्प्लॉयमेंट कम है।
मतलब सर्विस सेक्टर का जीडीपी शेयर सबसे ज़्यादा है हमारे देश का। सर्विस सेक्टर का जीडीपी शेयर सबसे ज़्यादा है, पर फिर भी एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। मतलब 24 और 31 ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा है, नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर में भी जॉबलेस ग्रोथ हुई है, टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ हुई है, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस बढ़े नहीं हैं, ठीक है? अब देखो मैंने कितने पॉइंट बता दिए, जॉबलेस ग्रोथ का पॉइंट बताया, लॉपसाइडेड ग्रोथ का पॉइंट बताया, एलपीजी का पॉइंट लिख सकते हो, विमेन की एजुकेशन का, विमेन की फ्रीडम का पॉइंट लिख सकते हो, मोर पॉपुलेशन इन रूरल एरिया वहां उसका पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है? दैट इज वाई प्राइमरी में ज्यादा है, ठीक है ना? ये सारे पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ लिख सकते हो और इस पूरे टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हो। तुम्हारा इंडियन इको तो इतना ज्यादा वास्ट है ना, तुमने इतना कुछ पढ़ लिया है ना पिछले चैप्टर्स में कि किसी भी चैप्टर का कोई भी पॉइंट कहीं भी जोड़ के लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये वही है जो मैंने तुम्हें बताया है, जॉबलेस ग्रोथ वाली बात, कि एक सिचुएशन हमारे साथ ऐसी हुई है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रही है, लेकिन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है और एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा। तो जीडीपी बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, पर इंसानों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, एआई को, मशीनों को यूज किया जा रहा है। यही चीज तुम यहाँ पे देख सकते हो। हमारा ये रेड वाला है एम्प्लॉयमेंट का लेवल, ब्लू वाला है जीडीपी। जीडीपी हमारा 3.6 से बढ़ बढ़ के 7.8 के लेवल पे आ गया, ठीक है? हम देख रहे हैं 1951 से 2010, 60-70 साल हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट, कि हमारा जो ग्रोथ है, जीडीपी का ग्रोथ का जो नंबर है, पहले 3.6% से जीडीपी बढ़ती थी, अब जीडीपी 7.8% से बढ़ रही है, which is a very good number. Hats off to our country on that. But if we look at employment, तो employment पहले एक आध परसेंट से भी नहीं बढ़ती थी, अब वो भी मतलब ठीक है, बीच में उतना ही ऑलमोस्ट चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नंबर में ग्रोथ हो ही नहीं रही, एक आध परसेंट से बढ़ती है एम्प्लॉयमेंट, विच इज वेरी वेरी पैथेटिक सिचुएशन। क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, तो लोग जीडीपी का जो भी यूज है वो करेंगे कैसे, जो प्रोड्यूस हुआ है वो खरीदेंगे कैसे जब पैसा ही नहीं होगा? तो ठीक हो गई बात। सो हमारे देश में क्या है, जॉबलेस ग्रोथ हुई है, ठीक है? आगे आगे हम देखते हैं सेक्टर वाइज कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ईयर वाइज क्या ग्रोथ हुई है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि सर्विस सेक्टर जो है हमारा, सर्विस सेक्टर पहले सिर्फ 14% था, और 91 के एलपीजी के बाद देखो, एलपीजी के बाद देखो सर्विस सेक्टर ने कितनी छलांग मारी, 14 से 31 हो गया, डबल हो गया, है ना? ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया, है ना? 15% से 31% हो गया, डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इतना बड़ी छलांग मारी है हमारे सर्विस सेक्टर ने, प्राइमरीली आफ्टर द 1991 लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसके बाद सर्विस सेक्टर ने डबल की छलांग मारी है, विच इज वेरी गुड थिंग। हमारे देश में आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो गया, है ना? हम क्या करने लग गए, ग्लोबल लेवल पे बाहर वालों को सर्विसेज देने लग गए, अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, ठीक है ना? इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया है। पढ़ा है ना चैप्टर 3 में, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अच्छा हुआ है हमारे सर्विस सेक्टर पे। हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, हमारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स भी, हमारे एसआरसीसी के जितनी भी प्लेसमेंट लगती है, अ लॉट ऑफ देम आर इन यूएस कंपनीज। तुम्हें पता है इंडिया में कॉमर्स स्ट्रीम जो है, यू ऑल नो कि कॉमर्स स्ट्रीम मतलब उतनी सेलिब्रेट नहीं करी जाती है, उतना लोग जाते नहीं है कॉमर्स स्ट्रीम में। यही नंबर ना तुम डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखो, यूएस जैसे में देखो, वहां पे लोग साइंस कम लेते हैं, कॉमर्स ज्यादा लेते हैं। क्यों भैया? क्योंकि वहां की ना सरकार ने कंपनीज बना रखी हैं, ऐसी कंपनीज जहां पे कॉमर्स ग्रेजुएट्स काम करेंगे। हम कॉमर्स ग्रेजुएट्स हम कॉमर्स ग्रेजुएट्स क्या करते हैं? हम काम करते हैं यूएस की कंपनीज में, हमारे पास इंडियन कंपनीज है ही नहीं जहां पर हम काम कर सकें। तो इसी वजह से हमारे इंडिया के लोग कॉमर्स कम लेते हैं, साइंस ज्यादा लेते हैं। यूएस में देखना, नंबर देखो, गूगल करो, कॉमर्स ज्यादा लेते हैं बच्चे, साइंस कम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपनीज हैं, और हम लोग इंडियंस कॉमर्स लेते नहीं है, जो लेते हैं वो भी अमेरिकन कंपनीज में काम करते हैं। एसआरसीसी की प्लेसमेंट देखो उठा के, कितनी सारी अमेरिकन कंपनीज आ रही हैं। अच्छी कंपनी, अच्छा पैकेज, अमेरिकन। अगर खराब कंपनी है, अगर 5 7 8 10 लाख की नौकरी है तुम्हारी, फिर इंडियन कंपनी हो सकती है, फिर इंडियन स्टार्टअप हो सकते हैं, ठीक है ना? सो ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। पर वो जब ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारा सर्विस सेक्टर डबल हो गया। क्यों? क्योंकि हम अमेरिकन कंपनीज को अपनी सर्विसेज देने लग गए, ठीक है? अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर भी ठीक है, थोड़ा बहुत तो बड़ा है। क्यों बड़ा है? प्राइवेटाइजेशन की वजह से।
सेकेंडरी सेक्टर क्यों बढ़ा है? प्राइवेटाइजेशन की वजह से। पहले सरकार की तो कंपनियां लॉस में ही जा रही थी, अब प्राइवेट सेक्टर ने आके इंप्रूव कर दिया। एग्रीकल्चर में कम हुआ है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर में भैया पैसा नहीं है लोगों के पास, तो इसलिए एग्रीकल्चर कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अगर कम होगी तो अच्छी बात है, ठीक है। बट स्टिल देयर वॉज क्या कहते हैं, स्टिल हमारा जो है जॉबलेस ग्रोथ तो हुआ है, विच इज वाई लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ी है, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें स्टेटस वाइज कि सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, रेगुलर सैलरीड कितने हैं, कैजुअल कितने हैं, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड है 52। क्यों है सेल्फ एम्प्लॉयड? क्योंकि मेजरली सारे रूरल एरिया में है और वहां पे क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। फिर है हमारे कैजुअल वर्कर्स है 25%, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, रूरल एरिया में ही कैजुअल वर्कर्स है, एंड 22% है हमारे रेगुलर सैलरीड। सारे के सारे कहाँ पे है? अर्बन एरियाज में। सारे के सारे कहाँ पे है? अर्बन एरियाज में है। देखो अब यहाँ पर एक चीज अच्छी हमें क्या देखने को मिली कि सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़े कम हुए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर कम हुआ है। पर एक बुरी चीज क्या देखने को मिली? एक बुरी चीज क्या देखने को मिली कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनका भी नंबर बढ़ता जा रहा है, उनका भी नंबर बढ़ता जा रहा है। और हमें पता है कि अगर तुम एक कैजुअल वर्कर हो तो तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई फिक्स पेमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई पेंशन प्रोविडेंट फंड वो सब नहीं मिलेगा, तुम अपना कोई यूनियन नहीं बना सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी बहुत कम है, तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत कम है, विच इज वाई इट इज नॉट गुड कि कैजुअलाइजेशन हो। पर वो हो तो रही है हमारे देश में, कैजुअलाइजेशन तो हो रही है हमारे देश में, इनफॉर्मलाइजेशन तो हो रही है। लोग रेगुलर सैलरी वर्कर्स को छोड़ के कैजुअल वर्कर में जा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं, पर रेगुलर नौकरी मिल नहीं रही। तो लोग कहते, अब देखो, अब जोमेटो है, जोमेटो के जो राइडर्स है ना उनको बहुत कम पैसा मिलता है, किसी को अच्छा नहीं लगता तुम्हारे घर पे आगे डिलीवरी करके जाना, बट दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कंपनी में तो उतना भी नहीं मिलेगा, रेगुलर सैलरी उतनी भी नहीं मिल रही उनको, अनएम्प्लॉयड बैठेंगे। इससे अच्छा है वो सोचता है खाली तो बैठे हैं, चलो एक डिलीवरी कराते हैं, चलो दो डिलीवरी कराते हैं, 10 रुपए 20 रुपए तो बनेंगे, खाली बैठे तो वो भी नहीं बनेगा। तो इनफॉर्मल होती जा रही है, कैजुअलाइजेशन होती जा रही है हमारी वर्कफोर्स की, ठीक है। हमारी जो वर्कफोर्स है इनफॉर्मल सेक्टर में जा रही है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में काम ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है, वहां पे सारी नौकरियां तुम्हारी कौन खा गया? एआई टेक्नोलॉजी वो खा गए। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं हमारे देश के लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स बन रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, इंडिया दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक फॉर्मल यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरा इनफॉर्मल यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में वो नौकरियां आती हैं जिनके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, फिक्स्ड सैलरी है। पर इनफॉर्मल सेक्टर में कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मल कौन सा होता है, इनफॉर्मल कौन सा होता है? तो कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें 10 या उससे ज्यादा वर्कर हैं, 10 या उससे ज्यादा हायर्ड वर्कर हैं, 10 या उससे ज्यादा हायर्ड वर्कर हैं, तो उस बिजनेस को एक फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बिजनेस बोला जाएगा। एंड कोई भी बिजनेस जिसमें 10 वर्कर भी नहीं है, लेस देन 10 वर्कर जिस भी बिजनेस में है, ठीक है, उसको इनफॉर्मल सेक्टर का बिजनेस बोला जाएगा, लेस देन 10 हायर्ड वर्कर। बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे घर के आसपास कोई भी मार्केट होगी, नॉर्मल सी छोटी मोटी मार्केट होगी, इवन थोड़ी शायद अगर बड़ी मार्केट भी हो तो भी इन मेजॉरिटी ऑफ शॉप्स कोई भी किराने की दुकान होगी, कोई सैलून होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई भी कपड़ों की दुकान होगी छोटी मोटी, क्या उन दुकानों में 10 लड़के काम कर रहे होते हैं, 10 लोग काम कर रहे होते हैं क्या उन दुकानों में? अ लॉट ऑफ टाइम नहीं। मोस्टली दुकानों में एक छोटू होता है ना, कि अरे छोटू ये ला दे, अरे छोटू वो ला दे। दो लोग होते हैं कि चलो एक सफाई वाली है, एक सामान दिखाने वाला है, एक सामान पैक करने वाला है, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग, दैट्स इट। 10 लोग नहीं होते हैं। तो हमारे घर के आसपास वाली जितनी भी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, वो सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं, क्योंकि उन्होंने 10 लोगों को हायर नहीं कर रखा होता। तो उन दुकानों में जो भी 2 4 5 लोग काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो फॉर्मल सेक्टर में वो होते हैं वेयर द जहां पे 10 या उससे ज्यादा हायर्ड वर्कर है, इन लोगों की एक रेगुलर सैलरी होती है, गारंटेड वर्क होता है, गारंटेड सैलरी इनकी होती है, ठीक है। इसमें फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉइज हैं उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, बैंक्स, रेलवेज, इन सब के जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। इनको एक राइट होता है कि अपने ट्रेड यूनियन बना सकते हैं,
क्योंकि अगर 15 लोग मैंने बोला ना कि रोज़ सेम जगह पे जा रहे हैं, तो उनका यूनियन बनेगा। पर अगर 2 लोग काम करते हैं, वो 2 लोग क्या यूनियन बनाएँगे? मालिक लात मार के निकाल देगा कि जाओ दोनों निकलो, मैं तो 2 और पकड़ लाऊँगा। पर अगर 15 लोगों ने यूनियन बनाया, तो मुश्किल है उनको लात मार के निकालना, ठीक है? इसका अब बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं, पर फिर भी सिर्फ 6% ही है इसका टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे देश की वर्कफोर्स में। क्यों? क्योंकि अरे भैया काम ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, नौकरियाँ ही नहीं है, तो सिर्फ 6% जो लोग हैं, वो इसमें फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। यानी कि बाकी के 94% जो लोग हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है? फॉर्मल में क्या आ गया? जिनके पास एक द वर्कर वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर आर नोन एज़ फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ठीक है? इनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं और ये ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं, ठीक है? इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आया? इनका प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है दैट फोकस ऑन द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑन अ स्मॉल स्केल बेसिस, ठीक है? जो लोग रैग पिकर्स की तरह काम कर रहे हैं, मनी लेंडर्स, ब्रोकर्स, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। कोई फिक्स्ड जॉब नहीं होती, फिक्स्ड वेजेस नहीं होती, फिक्स्ड टाइम नहीं होता, फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। ये अपने इनको कोई पेंशन नहीं मिलती, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी कुछ नहीं मिलता, कोई छुट्टी का पैसा नहीं मिलता, ठीक है? अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है? इनको सरकार का भी सपोर्ट नहीं होता है, ये अपने यूनियन नहीं बना सकते हैं, ठीक है? दिस सेक्टर इंक्लूड्स वर्कर हु वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह हैं, वो सब भी इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है? फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो फॉर्मल सेक्टर में जो है 24% मेल्स, सॉरी 24 मिलियन, हाँ नॉट परसेंट, 24 मिलियन मेल्स फॉर्मल सेक्टर में है और 310 मिलियन मेल्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। 6 मिलियन फीमेल यानी कि 60 लाख फीमेल फॉर्मल सेक्टर में है और 133 मिलियन यानी कि 13 करोड़ फीमेल जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। टोटल में देखा जाए तो सिर्फ 30 मिलियन यानी सिर्फ 3 करोड़ लोग फॉर्मल सेक्टर में है और 443 मिलियन यानी 44 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, ठीक है? तो 94% लोग यानी 443 मिलियन यानी 45 करोड़ लगा लो ऑलमोस्ट, ठीक है? 44 45 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं और सिर्फ 3 करोड़ लोग यानी 6% लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में हैं, ठीक है? आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय, अब ये पूरा वही जो नंबर्स मैंने आपको बोले थे ना कि जो नंबर दे रखे होंगे उसी नंबर को तुम्हें पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसमें ज्यादा लोग हैं, 3/4 ऑफ द वर्कफोर्स है। ओवर टाइम ये जो प्रपोर्शन है वो ये हाई रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, फॉर्मल सेक्टर क्योंकि कम हो रहा है, नौकरियां वहां पर लोगों को नहीं मिल रही है, ठीक है? अगला, अब लास्ट टॉपिक मेरे पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है? कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब किसी इंसान को काम नहीं मिल रहा, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज अ कंडीशन वेयर पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द करंट वेज रेट बट दे कैन नॉट फाइंड वर्क। देखो कोई भी इंसान कहाँ लिखे, चलो यही लिख लेते हैं, कोई भी इंसान जो काम कर सकता है, मतलब तगड़ा है, स्किल्ड है, पढ़ा लिखा है, तो वो काम कर सकता है और वो काम करने को तैयार भी है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से हाउसवाइफ बन के बैठी है, वो काम ढूंढ रही है, वो नौकरियों के लिए अप्लाई कर रही है, वो काम करने को तैयार है। वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे राजी है कि तुम मुझे 10,000 पे नौकरी पे रख लो, पर मैं 10,000 पे रखने को काम करने को तैयार हूँ। तो मुझे 10,000 दोगे ना, मैं 10,000 पे काम करने को तैयार हूँ, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार हूँ। लेकिन फिर भी दे कांट गेट वर्क, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा। काम करने को तैयार हैं, काम कर सकते हैं, काम करने को तैयार हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे तैयार है, फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो उसको उसको अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा, ठीक है? कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि अगर एक इंसान को इफ दे कैन नॉट फाइंड अ जॉब फॉर इवन 1 आवर ड्यूरिंग अ हाफ डे, यानी कि अगर कोई इंसान पूरे दिन में 2 घंटे का भी काम नहीं ढूंढ पा रहा, वो काम करना चाहता है, करने को तैयार है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, फिर भी उसको पूरे दिन में 2 घंटे भी अगर काम नहीं मिल रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कई ऐसा है, पर जो मेजर डेफिनेशन है वो यही है। तुम्हें अगर डेफिनेशन आई तो तुम यही लिख कर आना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो, डेफिनेशन यही लिख के आनी है, ठीक है? ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या है? पहली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई, कि हमें ज़रूरत तो
अपने फैमिली के फार्म पे 10 ही लोगों की ज़रूरत है, पर फैमिली में मेंबर है 15, तो बचे हुए 5 लोग भी जब वेले बैठे होते हैं यहीं पे आके काम करने लग जाते हैं फैमिली के फार्म पे। हम कहते हैं 15 के 15 लोग एम्प्लॉयड हैं। अरे बट एक्चुअल में ये जो 5 लोग हैं ये तो वेले बैठे हैं, बाहर नौकरी मिलती नहीं है इसलिए यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है ना? ये 5 लोग तो वेले बैठे हैं, बाहर नौकरी मिलती नहीं है इसलिए यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही जगह पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं। इस जगह पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि कहीं और नौकरी नहीं है और अगर ये एक्स्ट्रा लोगों को हम यहाँ से हटा दें, तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है ना? सो व्हेन नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इज मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड। ठीक है? इसी को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है? इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वर्कर हैं उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही होती है। ठीक है? अगला क्या आता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चर में ही होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो सिंपल है ना, पहले तुम सीड्स को सो करो, फिर 6 महीने तक उनको ऐसे ही छोड़ दो भाई, 6 महीने तक तुम्हें छेड़ना नहीं है और 6 महीने बाद तुम्हें हार्वेस्ट करनी है अपनी क्रॉप। तो ये 6 महीने जो है इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत पानी-वानी दे दो, ठीक है, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा देख लिया, पानी दे दिया, पर बाकी टाइम वेले हो। तो ये 6 महीने इस पूरे सीज़न के लिए तुम अनएम्प्लॉयड हो। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसमें होती है कि जब एक सर्टेन सीजन में तुम अनएम्प्लॉयड हो, मोस्टली एग्रीकल्चर में होती है, ठीक है, जो कि काम सीजनल होता है। उनको सारा साल भर काम नहीं करना होता है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जब करना है, कुछ महीनों में ऐसा नहीं होता है। When there is no work for men to do on farm, they go to urban area and they look for the jobs। ठीक है, पर जैसे ही रेनी सीजन आ जाता है वो रिटर्न करते हैं विलेज में और अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब एक सीजन के दौरान तुम्हें काम ना मिले पूरे साल में, बाकी टाइम मिल रहा है। और तीसरा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन मतलब सिंपल, जो अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ते हैं कि काम करना चाहते हो, कर सकते हो, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे कर सकते हो, पर फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ये बोला बताया ना मैंने, इसी को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जा रहा है। ठीक है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है, जितनी होनी चाहिए उससे कम है। मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत स्लो है, 4, 5, 6% से बढ़ रही है, जो कि स्लो है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कम हो रही है। अगर जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा होगी तो नौकरियां ज्यादा बनेंगी, पर वो नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन बड़ी ही तेजी से बढ़ती जा रही है, नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, पर नौकरियों के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है डे ऑन डे। ठीक है, इसीलिए चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, विच इज वाई चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल कर लिया, पर इंडिया में हम नहीं कर पा रहे हैं ये सब। ठीक है, एग्रीकल्चर सीजनल है और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एग्रीकल्चर में ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, वो भी बड़ा इशू है। और एग्रीकल्चर में इरिगेशन भी नहीं है, तो इसलिए लोग एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसलिए वहां पर भी अनएम्प्लॉयड है लोग। एजुकेशन सिस्टम खराब है कि अगर अच्छे से पढ़ेगा नहीं इंडिया तो आगे बढ़ेगा नहीं इंडिया, तो पढ़ नहीं रहे लोग अच्छे से। अगर पढ़ना चाहते भी हैं तो भी अच्छा सिस्टम नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है। ठीक है ना, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का बहुत बुरा हाल है, तो लोग कंपिटिटिव ही नहीं बन पा रहे कि वो ग्लोबल कंपनीज में काम कर सके। ठीक है, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ, ये तो हमारा तभी से होता आ रहा है, हैंडीक्राफ्ट भी ब्रिटिशर्स के टाइम से तबाह होता आ रहा है ना? तो हमें इंटरनेशनल कंपटीशन आ रहा है, जिस वजह से हमारे देश में इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे देश के लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोगों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो लोग अपना खुद का बिजनेस भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है। ठीक है ना, लिमिटेड लेबर मोबिलिटी है। अगर लेबर एक इंडस्ट्री में काम कर रही है तो वो दूसरी इंडस्ट्री में जाके काम नहीं कर सकती, इतनी स्किल्ड लेबर है ही नहीं। तो अगर ये इंडस्ट्री बंद हुई, लेबर अनएम्प्लॉयड, उनके पास स्किल ही नहीं है वो दूसरी जगह जाके काम कर सके। ठीक है, तो वो दूसरी जगह काम कर नहीं पाते, रिलीजियस कस्टम्स, अलग अलग रीजंस की वजह से लोग एक स्टेट से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे, वहां पे काम नहीं कर पा रहे, इसलिए अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। Low capital formation. Potential for expansion in agriculture and industrial sector has been restricted by the low capital formation. Low capital formation again वही बात है कि लोगों के पास पैसा है नहीं, तो लोग पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, लोग बिजनेस ही नहीं बना रहे। अरे अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी तो 1 से 2 होगा ना पैसा तुम्हारा, पर तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पैसा नहीं है, पैसे के लिए नौकरी नहीं है। और अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, कैपिटल ग्रोथ ही नहीं होगी, कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो नई नौकरियां नहीं बनेंगी। ठीक है ना,
फैमिली प्लानिंग बहुत बुरी है। मतलब वुमेन को तो जो है तुमने ऐसे ही मतलब अब तो चलो काफ़ी कम हो गया है ना? अब तो काफ़ी कम हो गया बट पहले तो वुमेन का काम ही यही कि बस तुम बच्चे पैदा करो, है ना? 5, 6, 7, 8 बच्चे, है ना? सो दैट इज़ व्हाई वुमेन भी बाहर जाके काम नहीं कर पा रही है एंड फैमिली प्लानिंग भी खराब है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी थी। अच्छा इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जो मैंने अभी तक तुम्हें प्रॉब्लम्स बताई हैं, उसका उल्टा कर दो। जैसे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रॉब्लम थी, उसका उल्टा कर दो। अगर जीडीपी जल्दी ग्रो होगी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये प्रॉब्लम थी। पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख लो, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? स्मॉल बिज़नेस लोग नहीं कर रहे थे, तुम लोगों को एनकरेज करो कि बिज़नेस करो, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, हमने पढ़ा ना एग्रीकल्चर को डेवलप करो। समझ रहे हो? जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का उल्टा लिख कर आ जाना, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए बात? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं थे, बना दो। एजुकेशन डिफेक्टिव थी, एजुकेशन इंप्रूव कर दो भैया। ठीक है? एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लेके आओ, जैसे सरकार एमजी नरेगा लेकर आई थी। अब सरकार ने उसका नाम बदल के क्या कर दिया? वीबी जी राम जी कर दिया, है ना? मतलब बस राम जी को घुसाना है ज़बरदस्ती कहीं पे भी अपना, है ना? वो रिलीजियस उसको पूरा करने के लिए। तो एमजी नरेगा अब क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि ये तो गांधी जी के नाम पे है, गांधी जी तो कांग्रेस के थे, तो इसलिए उसका नाम कर दिया गया वीबी जीराम जी, ठीक है? तो ये अलग-अलग जो है एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हम लाते रहते हैं, ठीक है? क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चांसेस, गवर्नमेंट जो है लोगों को चांस दे कि वो अपनी जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, अपने बिजनेसेस बना सके, ठीक है? उनको पैसा दे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे, उनको सब्सिडीज दे ताकि लोग अपने बिजनेस कर सके और अच्छे से प्लान किया जाए ह्यूमन रिसोर्स को। ये देखो हमने अभी यहाँ पे क्या बोला, फैमिली प्लानिंग वगैरह खराब है, तो अब कह रहे भैया वो प्लानिंग अच्छे से करो ना, अच्छे से करो ना, एक सही मैच बनाओ ना कि अच्छा तुम्हें आईटी की जॉब चाहिए, हम आईटी की कंपनी से तुम्हें मैच करवाएँगे। अच्छा तुम्हें कॉमर्स की जॉब चाहिए, कॉमर्स की कंपनी से तुम्हें मैच कराएँगे। मतलब जैसे रिश्तों की है ना मैचिंग होती है, वैसे ही सही एम्प्लॉयी को सही कंपनी से मैच कराओ और ह्यूमन रिसोर्स की अच्छे से प्लानिंग करो, तो भी ये तुम्हारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो सकती है। सो टेक्निकली अनएम्प्लॉयमेंट की हमने 8-10 प्रॉब्लम्स पढ़ी, उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को अगर मैं रिवर्स कर दूँ कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ कर दो, पॉपुलेशन को कम कर दो, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दो, एजुकेशन को इम्प्रूव कर दो, स्मॉल बिज़नेसेस को बढ़ावा दे दो, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर दो, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी? यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में डन लिखो कि हाँ, तुमने पूरा वन शॉट लेक्चर मेरे साथ खत्म कर लिया है। मैं मिलूँगी तुम्हें अगले चैप्टर में, 2 ही चैप्टर बचे हैं, दोनों का वन शॉट जल्दी से हम खत्म कर देंगे 1-2 दिन के अंदर-अंदर, ठीक है? लेकिन तुम्हें भैया मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि हाँ, सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करोगे। पूरा नोट्स बनाया करो साथ में, अच्छे से रिवीजन किया करो आफ्टर क्लास भी एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा तो। मैं मिलूँगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू। बाय-बाय।